हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने कैपेसिटर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और उसमें हमने एक बहुत बेसिक फॉर्मूला पढ़ा। जो फॉर्मूला क्या था? कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, जहां पर Q क्या था? चार्ज, और V क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। जनरली 3 टाइप के कैपेसिटर हमारे सिलेबस में डिस्कस होते हैं। पहला और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहला कौन सा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, दूसरा हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो होगा स्फेरिकल कैपेसिटर, और जो तीसरा जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, आज हम इन तीनों कैपेसिटर को डिस्कस करने वाले हैं। कहने का मतलब इन तीनों के फॉर्मूलाज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था ना कि कैपेसिटेंस है वो उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर देखिए उनकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, यहाँ पता चल जाएगा आपको। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला कौन सा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा? ओके, दो प्लेट्स होगी। दिस इज द फर्स्ट प्लेट। ओके, और उस पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव, कंडक्टिंग प्लेट होगी। ओके, और दूसरी प्लेट जो होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव। ठीक है, इस पे कितना चार्ज होगा बच्चों? प्लस Q, और इस पे कितना चार्ज होगा? माइनस Q, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? D, और इसका जो एरिया है वो कितना है? A। तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ कि क्या क्वांटिटी है, Q क्या है? चार्ज। ठीक, ओके। अभी D क्या है? D है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, और ए क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट्स। एरिया ऑफ द प्लेट्स। ओके, हम क्या एज्यूम करेंगे? लेट अस एज्यूम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड is uniform between प्लेट्स। इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। बच्चों, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, और एक एज्यूम करेंगे कि मीडियम कौन सा है? मीडियम बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, मीडियम बिटवीन प्लेट्स इज एयर। क्या है? एयर। देखिए, ये है पहली प्लेट और ये है दूसरी प्लेट। ठीक है, पहली प्लेट पे कितना चार्ज है? प्लस Q। दूसरी प्लेट पे कितना चार्ज है? माइनस Q, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? D। ठीक है, एक मैं आपको बोलूं कि चार्ज डेंसिटी ऑन ईच प्लेट इज सिग्मा इज इक्वल्स टू, चार्ज कितना है? Q, और एरिया कितना है? A। ठीक है ना, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A। अब देखो, सोचो कि ये है पहली प्लेट और ये है दूसरी प्लेट। ठीक है, तो पहली प्लेट की वजह से, और ये क्या है? पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह होगा।
ठीक है, पहली प्लेट की वजह से, और वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2ε0। ठीक है, अच्छी तरीके से याद कीजिए, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ फर्स्ट प्लेट। अब इस सेकंड प्लेट की बात करते हैं, तो इस सेकंड प्लेट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो भी उतना ही होगा। कितना होगा, अगर यहाँ पर देखें तो E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2ε0। देखो वो भी नेगेटिव प्लेट की ओर ही होगा और ये भी नेगेटिव प्लेट की ओर ही होगा। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, उन दोनों प्लेट्स के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2ε0 प्लस सिग्मा अपॉन 2ε0 इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन ε0। ठीक है, कहां से कहां तक, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की ओर। ठीक है, अब देखते हैं क्या, लेट पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट इज V1। कितना प्लेट पोटेंशियल है, V1। और पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट इज V2। तो बच्चों हमें पता है क्या, V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू ED cos थीटा। ठीक है, और ED cos कितना आएगा, 0, क्योंकि हम V1 से V2 की ओर जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो याद कीजिए हमने डिस्कस किया था, थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा, 0, और V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू V। इसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। सो व्हाट इज द आंसर, therefore V इज इक्वल्स टू ED। अभी E की वैल्यू रखे तो क्या आंसर आएगा, सिग्मा D अपॉन ε0। ठीक है, सो व्हाट आंसर वी गेट, therefore V इज इक्वल्स टू, सिग्मा है तो सिग्मा की जगह पर मैं क्या रखता हूं, Q अपॉन A D अपॉन ε0। अब हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है बच्चों, कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। हर बार आपको Q अपॉन V ही करना है कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छी तरीके से याद रखना। तो यहाँ पर हम करते हैं Q अपॉन V, तो हमें क्या मिलता है, देखिए Q अपॉन QD, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ε0, और QQ कैंसल। सो व्हाट वी गेट, ε0 अपॉन D। देखिए हमारे पास बहुत बढ़िया फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया, कैपेसिटेंस। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल्स टू ε0 अपॉन D। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अच्छी तरीके से याद कीजिए। ठीक है ना, तो कैपेसिटेंस देखो किस पे डिपेंड है, एरिया पे। ठीक है ना, एरिया ऑफ द प्लेट्स, एरिया ऑफ द प्लेट जितना ज्यादा होगा उतना कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। फिर ये किस पे डिपेंडेंट है, देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, मतलब कि प्लेट्स के बीच में जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। और C प्रोपोर्शनल टू ε0, तो कहने का मतलब क्या है, दैट C डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें यह पता चला कि कैपेसिटेंस है वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है।
तो बच्चों ये याद रखना, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना है, ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। बच्चों क्या डिस्कस करने वाले हैं हम, स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, उसमें क्या था, दो प्लेट थी और दो पैरेलल थी, इसीलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और यहां पर क्या होंगे, दो स्फीयर होंगे। एक के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और एक के ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। ठीक है, सोचे कि इसकी रेडियस कितनी है r1 और इसकी रेडियस कितनी है r2। ठीक है, तो ये मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, आपको समझ लेना है कि जो छोटा स्फीयर है उस पर कितना चार्ज है, पॉजिटिव, और जो बड़ा स्फीयर है उस पर कितना चार्ज है, नेगेटिव। ठीक है ना। और सोचो ये है छोटा स्फीयर, उसका पोटेंशियल कितना है V1, और बड़ा स्फीयर है उसका पोटेंशियल कितना है V2। ठीक है, बहुत सिंपल है। अच्छा बच्चों, ये अगर हम स्फीयर है किसी r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। ठीक है, r कैसा होना चाहिए, तो r होना चाहिए इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना। ओके, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, बीच में होना चाहिए मतलब कि r1 से बड़ा होना चाहिए और r2 से छोटा होना चाहिए, यहाँ पर। ऐसा है, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कंसीडर अ Gaussian surface of radius r। ओके, r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, r1 से ज्यादा और r2 से कम। ठीक है ना। अभी अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इंटीग्रेशन EdA इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा बच्चों हमें, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। तो E, अभी DA मतलब कि पूरा एरिया हमें लेना पड़ेगा गॉसियन सरफेस का, वो स्फेरिकल है इसलिए 4 पाई r स्क्वायर, और कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, Q, तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला, देखिए Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन 0। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखा था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था। ओके, और यहाँ पर क्या है, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड, here electric field is variable। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वेरिएबल। therefore we will use this formula, which one, v1 minus v2 is equals to minus इंटीग्रेशन EdR। अब ये v2 है तो यहाँ पर कहाँ से लाना है, r2 से r1। ठीक है ना, आपको पता होगा, ये हमने बहुत पहले डिस्कस कर लिया है। और ये V1 माइनस V2 को मैं क्या बोलता हूँ, V, पोटेंशियल डिफरेंस, माइनस इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, R2 से R1 तक। इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना। और ये क्या हो गया, dr। ओके, तो यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर निकल आएगा। ओके, इसके साथ q भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये माइनस इधर ही रहेगा। और 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है माइनस 1 अपॉन r। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है r2 और यहाँ पर r, मैं यहाँ पर रीजन में लिखता हूँ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन r। ओके, देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गए, सो व्हाट वी विल गेट एज द आंसर, q अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है ना, देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गई है, आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो ये क्या हो गया V। सो व्हाट वी गेट V इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमें, देखिए R2 माइनस R1 अपॉन R2 इंटू R1। ठीक है, ये हमें मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको पता है कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाएगा। कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू क्या आएगा Q अपॉन V। तो Q अपॉन V आएगा, तो क्या करेंगे Q अपॉन V अगर हम इसमें लगाते हैं तो देखिए ये V इधर चला जाएगा और ये ऐसे आएगा, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R1 इंटू R2 अपॉन R2 माइनस R1। ये अच्छी तरीके से अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बोल देता हूँ, देखिए ये एप्सिलॉन 0 R1 और R2 ये तीनों ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट है ना, तो ये इसी पे डिपेंड होगा, ज्योमेट्री पे ही डिपेंड होगा। और कैसा है, देखिए ये छोटा जो रेडियस सर्कल स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी R1, और ये जो बड़ा स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी है R2। बच्चों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है, ठीक है ना, कैपेसिटेंस तो वही रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ स्पेशल केस डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, पहला जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, ओके, जो स्पेशल केस में बोल रहा हूँ, स्पेशल केस पहला जो है वो है आइसोलेटेड स्फीयर। कैसा स्फीयर है, आइसोलेटेड स्फीयर। आइसोलेटेड स्फीयर का मतलब क्या है कि हम ऐसा इमेजिन करें कि R2 बहुत बहुत ज्यादा है किससे, R1 से, मतलब कि ये हमें स्फीयर छोटा सा एक R1 दिख रहा है और R2 बहुत बड़ा स्फीयर है। ठीक है ना, मतलब कि ऐसा हम इमेजिन करेंगे that the bigger sphere, here we will imagine that, here we will imagine that bigger sphere is at infinity, bigger sphere is at infinity, ऐसा हम इमेजिन करेंगे। ठीक है ना, देखिए तो R2 बहुत बड़ा है तो हम क्या बोल सकते हैं, R2 माइनस R1 नियरली इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं R2। देयरफॉर अब देखिए कैपेसिटेंस के फॉर्मूला गया, फॉर्मूला में अगर हम लगाएंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर तो हम मल्टीप्लिकेशन में हम इग्नोर नहीं कर सकते, पर नीचे हम क्या लिख सकते हैं R2। तो ये R2 कैंसिल हो गया और वो क्या मिला आंसर हमें 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1। तो बच्चों अगर हमें एक स्फीयर भी दिया हो ना, सिर्फ एक ही स्फीयर, ऐसा स्फीयर दिया हो और जिसकी रेडियस कितनी हो R, तो इसका मतलब है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो R अपॉन के। देखो इसको हम शॉर्टकट तरीके से एक और तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे, देखिए V इज इक्वल्स टू हमारे पास के Q अपॉन R है। ठीक है ना, तो C इज इक्वल्स टू क्या है Q अपॉन V। Q अपॉन V करो तो आपको क्या मिल जाएगा R अपॉन K। ठीक है ना, तो ये जनरल रिजल्ट हमें एक यहाँ से मिल गया। ओके, मैं एक दूसरा स्पेशल केस आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा जिसको हम बोलते हैं पैरेलल लिमिट। क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको हम पैरेलल लिमिट, जिसमें क्या होगा कि कुछ दोनों स्फीयर कुछ इस तरह होंगे। ये होगा पहला स्फीयर और मैं जो दूसरा स्फीयर ड्रॉ करने जा रहा हूं वो भी आप ध्यान से देखिए। ठीक है ना, ये किसकी रेडियस है, बिगर स्फीयर की। कितनी रेडियस है R2, और स्मॉलर स्फीयर की रेडियस कितनी होगी R1। तो आपको क्या दिख रहा है, मैंने तो वैसे भी स्फीयर थोड़े से दूर ड्रॉ किए हैं, ओके, पर यहाँ पर हम ऐसा इमेजिन करेंगे क्या
कि R1 नियरली इक्वल्स टू R2, ठीक है ना। तो अगर आप इतना पार्ट लो, इतना, ठीक है ना, तो आपको नियरली आपको कैसा दिखेगा, पैरेलल दिखाई देगा कि नहीं, ये पार्ट नियरली, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लिमिट। अब देखिए C इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। सोचो कि ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, D है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2 अपॉन D, ऐसा लिख सकते हैं। और R1 और R2 नियरली सेम है, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, R1 नियरली इज इक्वल्स टू R2 नियरली इक्वल टू R। तो देखिए C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R इंटू R अपॉन D। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 R इंटू R अपॉन D अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए C इज इक्वल्स टू 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन D। अब बच्चों ये 4 पाई R स्क्वायर क्या है, ये एरिया ही हो गया ना, तो मतलब क्या हुआ, ये एप्सिलॉन 0 अपॉन D। तो एक्चुअली में जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का रियल फॉर्मूला है वो यहाँ से भी हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आपको। तो ये दो केस हमने स्फीयर के भी डिस्कस किए, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि ये ज्योमेट्री पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। अब आगे जो हम तीसरा कैपेसिटर देखने जा रहे हैं वो है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। ये कैपेसिटर हमें JEE और नीट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर दो सिलेंडर ड्रॉ करूँगा। बहुत बहुत सिंपल है बच्चों, कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो दो पैरेलल प्लेट ड्रॉ करो, अगर स्फेरिकल कैपेसिटर है तो दो स्फीयर ड्रॉ करो, और अगर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है तो कोई बात नहीं, आपने मन में बोल दिया तो मैं नहीं बोलूँगा कि दो सिलेंडर ड्रॉ करो, ठीक है। ओके, अब ये जो अंदर वाला सिलेंडर है उसके पास है प्लस क्यू चार्ज, और ये जो बाहर वाला सिलेंडर है उसके पास है माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। जो ये अंदर वाला सिलेंडर है उसकी रेडियस है R1, और ये जो बाहर वाला सिलेंडर है उसकी रेडियस है R2, ठीक है। और ये जो लेंथ है वो है L, ठीक है। ओके, और ये दोनों कंडक्टिंग मटेरियल ही है। अब हम क्या करेंगे, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, ठीक है। अच्छी तरीके से देखिए, ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस में यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ। एक्चुअली में अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करें तो भी कोई ऐसा बुरा नहीं है, ठीक है ना। देखिए ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस कितनी है R। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कंसीडर अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन surface of length L and रेडियस R। कितनी रेडियस R, R छोटा R होना चाहिए, ठीक है। और R की लिमिट क्या है, वो R1 से बड़ा हो लेकिन R2 से छोटा, ठीक है। समझ में आ गया। ओके, अब देखिए ये जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है वो हमने कुछ इस तरह कंसीडर की है। वहां पर मैंने अच्छी डायग्राम ड्रॉ नहीं की है इसलिए मैं फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर दी है, ठीक है ना। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अगर यहाँ की बात करें तो एरिया वेक्टर नीचे की ओर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो क्या मिला हमें, देखिए अच्छी तरीके से, यहाँ पर अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें, फाई टोटल,
तो ये जो पहली सरफेस है इसको पहले मान लेता हूँ, इसको दूसरी और तीसरी। तो पहली जो है उसमें ई ए cos 90, दूसरी में ई ए cos 0 और तीसरी में क्या मिलेगा ई ए cos 90। आप बोलोगे सर अभी ये कैपेसिटर में आप गॉस लॉ कहाँ घुसा रहे हो, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। cos 90 0, cos 90 0 and cos 0 1, so what is the answer EA and E into क्या है 2 pi RL, हमेशा बोल सकते हैं। ओके, अब according to Gauss law, integration EDA is equals to Q enclosed upon epsilon 0, और ये जो EDA है उसका तो आंसर हमें पहले मिल चुका है, कितना 2 पाई RL, और कितना चार्ज एनक्लोज थी Q अपॉन एप्सिलॉन 0, जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो Q अपॉन 2 पाई RL एप्सिलॉन 0। बच्चों Q अपॉन L को हम लेमड़ा भी बोलते हैं, याद कीजिए। तो 2 पाई एप्सिलॉन 0 R। यहाँ पर भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, मीन्स हम क्या बोल सकते हैं हियर ऑल्सो इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल। तो यहाँ पर भी हमें वही जो ट्रिक हमने यूज की थी, किसमें ट्रिक यूज की थी, स्फेरिकल कैपेसिटर में, वही हमें यहाँ पर यूज करना होगा। क्या V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन R2 टू R1 EDR, ठीक है। ओके, पहले पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिए बच्चों, ठीक है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस फ्री में आएगा। V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू V, यहाँ पर R2 से लेके R1, ये क्या मिला हमें लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 R dr। बच्चों ये वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैंने बोला था ना कि शॉर्टकट, तो ये डायरेक्टली शॉर्टकट भी हम यूज कर सकते थे। ओके, कोई बात नहीं, खैर हमने उसको यूज नहीं किया। अच्छा, आइए करते हैं, तो क्या आएगा लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो गया माइनस लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, ये कांस्टेंट हो गया, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन r क्या होता है लॉग नेचुरल r, ठीक है ना। आप अच्छी तरीके से याद रखिए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन r dr क्या मिलेगा हमें लॉग नेचुरल r, कहाँ से कहाँ तक R2 से लेके R1 तक। ओके, अब इस माइनस साइन को अगर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लॉग नेचुरल r, ठीक है, और इसकी लिमिट हम कर देंगे R1 से लेके R2। सो व्हाट वी गेट लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, ओके, हमें क्या मिलेगा लॉग नेचुरल R2 माइनस लॉग नेचुरल R1, जिसको हम क्या बोल सकते हैं लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लॉग नेचुरल R2 बाय R1, ये हमें क्या मिला पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना था बच्चों, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ फिर से, वो लेमड़ा जो है उसको मैं Q अपॉन L ऐसा लिख देता हूँ, तो 2 पाई L एप्सिलॉन 0 आएगा, और लॉग नेचुरल यहाँ पर क्या आएगा R2 अपॉन R1। अब हमें कैपेसिटेंस जब फाइंड करना है, तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू क्या होगा Q अपॉन V, तो Q अपॉन V अगर हम करेंगे, सो व्हाट आंसर वी गेट 2 पाई L एप्सिलॉन 0 अपॉन लॉग नेचुरल R2 अपॉन R1। तो देखिए हमने इसका फॉर्मूला भी मिला लिया, तो मैं यहाँ पर कंक्लूजन लिखता हूँ, कंक्लूजन, या तो अगर मैं समरी पहले लिखूं, समरी में हमें क्या मिला, दो पहले हम तीनों कैपेसिटर करेंगे। पहला कौन सा है पैरेलल
प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। दूसरा कैसा है, स्फेरिकल कैपेसिटर, और तीसरा कैसा है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस तरह दिखता था, कुछ इस तरह। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कुछ इस तरह, सॉरी स्फेरिकल कैपेसिटर, और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कुछ इस तरह दिखाई देता था, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला हमें मिला C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला हमें मिला वो क्या मिला, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, और इसका जो हमें फॉर्मूला मिला वो यहाँ पर हम देखेंगे 2 पाई L एप्सिलॉन 0, क्या मिला हमें, 2 पाई L एप्सिलॉन 0 लॉग नेचुरल R2 अपॉन R1, बड़ी रेडियस अपॉन छोटी रेडियस। याद रखना, हमेशा ट्राई ऐसी करना कि पॉजिटिव वैल्यू ही आए। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन टू थिंग, वन ज्योमेट्री, किस पे डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री, और दूसरा जो डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम बिटवीन कंडक्टर, किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, मीडियम बिटवीन कंडक्टर। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया 3 टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस किया, स्फेरिकल कैपेसिटर डिस्कस किया, और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर डिस्कस किया, ठीक है। थैंक यू एंड नमस्कार।